सबसे पहले तो आरपीसी कॉलेज लेक्चर की डेट आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे कहता था कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी, इसलिए तैयारी करते रहो। अब आपके पास में 2 महीने का प्लान मैं आपको देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि वैकल्पिक विषय आपका कुछ भी हो, सुबह का जो समय है आप 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए। 5-10 मिनट के अंदर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए। सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है और यादाश्त बहुत अच्छी होती है और चारों तरफ वातावरण के अंदर शांति होती है, किसी तरीके का कोई भटकाव नहीं होता। फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, कोई यार दोस्त मित्र उस समय नहीं होते, कोई मन के अंदर किसी तरीके की चिंता नहीं होती है और आप ताज़ा ताज़ा उठते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो सुबह का जो टाइम है 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय है, तय कर दीजिए कि सब्जेक्ट को पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, मैं जैसा कि आपसे कहता हूं कि पढ़ो तो उस समय ध्यान से पढ़ो, और अभी तक जो लापरवाही थी वो तो चल जाएगी। अब आप जब पढ़ो ना, अब आपके लिए संभव नहीं है कि इतिहास के लिए, प्राचीन काल के लिए, मध्यकाल के लिए, आधुनिक भारत के लिए आप अभी इतिहास की कोई किताब पढ़ो और फिर वापस उसका रिवीजन करो। अब दोस्तों, बहुत शॉर्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो लिखो। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि कांग्रेस का उदाहरण, तो कांग्रेस को शॉर्ट में कांग्रेस 1885 ये योम, मतलब कहा कि मैं पर कुछ नहीं, बिल्कुल प्रथम अधिवेशन कोष्टक में ये, मतलब एक पेज के अंदर पूरी कांग्रेस आ जानी चाहिए। आप राष्ट्रीय आंदोलन की जो पत्रिका है तो पूरा लिखा अल हिलाल, इसने केसरी, ये मराठा, ये कोमा लगा करके। इस तरीके से मान लो आप राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो राजनीति विज्ञान के अंदर साहब ये व्यवस्था उपागम, ये व्यवस्था उपागम से संबंधित किताबें, ये इनपुट, ये आउटपुट, सारा का सारा कुछ टोटल। आलोचना की तो आलोचना के अंदर किस विचारक ने की, किस किताब के अंदर की, इस तरीके से इतने संक्षेप के अंदर नोट्स बनाइए कि उनका रिविजन करने में बहुत आसानी हो। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, पहले उसको ध्यान से पढ़ा, फिर शॉर्ट के अंदर उसके नोट्स लिख लिए, फिर 5-6 दिनों के अंदर उसका रिवीजन करते रहिए। और उसके साथ ही समय जब भी मिले, जैसे आज आपने मान लो राजनीति विज्ञान के अंदर आपने अंबेडकर जी को पढ़ा तो फिर उसको पढ़ा, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए, फिर उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला लीजिए। आप देखेंगे कि आपको कौन सा सवाल नहीं आ रहा। जैसे कोई पुस्तकों का कालानुक्रम बता दिया कि सबसे पहले कौन सी हुई, बाद में कौन से प्रकाशित हुई, तो वहाँ पर आप कोई गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई उनका कोटेशन पूछ रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपको कोटेशन अंबेडकर जी का लग रहा है, वास्तव में वो कोटेशन महात्मा गांधी जी का हो या किसी और विचारक का हो। तो जब आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी है और आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपकी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके अलावा साथ साथ में जब भी समय मिले ट्रेंड एनालिसिस अरिहंत प्रकाशन का या यूथ कंपटीशन का, जिसका भी आपको बाजार के अंदर मिले, वो देखते रहो कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर की है। क्योंकि अब समय नहीं है और 2 महीने की जो मैं कार्यनीति दे रहा हूं तो उसके अंदर आपको, जैसे सुबह का समय मैंने दे दिया 4 बजे से लेकर के लगातार 10 बजे तक आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब आप फ्री है, 12 बजे तक कोई कुछ नहीं है। अब वापस ये मानो आप 12 से लेकर के फिर 2 बजे तक, है ना, ये जो छोटा सा समय है बिल्कुल, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं। और राजस्थान जीके के अंदर भी आप विशेष रूप से मैं कहता हूँ मैप पे थोड़ा समय दो, बिल्कुल वहीं से आपके अच्छे सवाल सही होंगे। जलवायु हो, कृषि से संबंधित हो, हर चीज़ को राजस्थान का जो मैप है बिल्कुल वो आपके टेबल पे होना चाहिए। समय 10 मिनट का समय हमेशा आप मैप के लिए दे दीजिए। इसका आप देखना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और राजस्थान का इतिहास, जो कला संस्कृति है, उसके लिए अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं आपसे कहता हूं कि जब अब पढ़ो ना, अब ये सोचो कि बार बार दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आए। जैसे कि मान लो आप राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ रहे हो तो राजस्थान के अंदर प्रजामंडल जयपुर के अंदर साहब ये कपूरचंद जी पाटनी ने किया, ये आज़ाद मोर्चा बना, ये हीरालाल शास्त्री ने किया, बात खत्म। और कोई चीज़ मिले तो एक दिन नोट कर लो, बार बार अब किताब पढ़ने का समय आपको नहीं मिलेगा। चाहे इतिहास विषय हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, कोई भी विषय। अब आपके पास में इतना समय नहीं है कि किसी किताब को आप बार बार पढ़ सके। तो अब तो आपको बहुत शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब तो ये जो समय हो गया, ये हो गया राजस्थान जीके का समय हो गया। इसके बाद में शाम का जो समय है बिल्कुल, जैसे 4 बजे से लेकर के, बीच में आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, घंटे भर नींद ले ली, उसके बाद वापस ये मान लें कि 4 बजे से आप वापस पढ़ने बैठ जाइए। 4 से 6 बजे तक भी आप राजस्थान जीके पढ़िए। 4 से 6 तक राजस्थान जीके पढ़ लिया। अब फिर वापस जब आप शाम को पढ़ने बैठे तो मैं ये मान रहा हूँ 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए और 7 से 10 बजे लेकर के वापस सब्जेक्ट पढ़िए। अब सब्जेक्ट में आप कहोगे साहब मैंने सुबह पढ़ा, तो सब्जेक्ट के अंदर भी जैसे वेरिएशन है। कैसे है, सुबह आपने प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ा तो शाम को आप आधुनिक भारत पढ़ लीजिए। इसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में सुबह भारत का संविधान पढ़ा तो शाम को पाश्चात्य राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक विचारक है वो पढ़ लीजिए। हिंदी साहित्य के अंदर आपने सुबह हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा
ठीक है, तो अभी शाम को अलग तरीके से कुछ पढ़ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो समय आपको मिल रहा है अब उसका बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, सिलेबस का एनालिसिस कीजिए और देखिए जो कमज़ोर पॉइंट है ना उनको अभी तैयार कीजिए, पहले तैयार कीजिए। जैसे आप इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है 1857 की क्रांति जो चैप्टर है वो तो पहले हो सकता है। तमिल साहित्य अभी कीजिए। अभी आपको लग रहा है कि साहब भक्ति आंदोलन पर आपका कोई सवाल गलत हो रहा है तो भक्ति आंदोलन को देखो। आपको जैसे इतिहास के अंदर अभी ये लग रहा है कि साहब मैं कांग्रेस का जो युग है 1885 से लेकर के 1947 तक वहाँ तो गलती नहीं करता हूँ, मेरे से गलती क्या है, कोई क्षेत्रीय आंदोलन पूछ लेते हैं, कोई किसान आंदोलन पूछ लेते हैं या बंगाल से संबंधित कोई सवाल पूछ लेते हैं। उस समय की जो चीज़ें जो मुगल काल के अंदर मेरे की बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था, रीजनल जो पावर है उनके बारे में मैं थोड़ा सा कम जानता हूँ। त्रिपाल संघर्ष के त्रिपक्ष से जो संघर्ष हुआ था उनके बारे में मेरे को जानकारी कम है। तो आप अपने जो कमज़ोर पॉइंट है ना वो पहचानो कि कमज़ोर पॉइंट कहाँ है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस पहले करो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वे आपको पता है वैदिक व्यवस्था आप इतिहास में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है वेद क्या है, उपवेद क्या है, वेदों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, बहुत कम समय में आप इस पर अच्छी पकड़ बना लेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्राचीन काल के अंदर अभी तक के पूरे जो सिक्के हैं उनमें आप कन्फ्यूजन हो जाते हो कि कौन सा सिक्का कब है, या आप अभिलेखों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हो, है ना, तो आप पता कीजिए कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से कौन सा जो टॉपिक है वो ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप राजनीतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचो भी मूल अधिकार में मेरे को दिक्कत नहीं आती, नीति निर्देशक तत्व में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है कि दिक्कत क्या, ये भारत में जो राज्यों की राजनीति है यहाँ मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। राज्यों की राजनीति के बारे में मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। राष्ट्रीय जो स्तर की जो राजनीति है उनके बारे में बहुत अच्छा है। ये क्षेत्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय एकीकरण से संबंधित है, कौन से राज्य कब बने, यहाँ मेरे जो सवाल है ये गलत हो जाते हैं। इसके अलावा जो नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित या नव सामाजिक आंदोलन से संबंधित कोई सवाल मेरे से पूछा जाता है तो वहाँ मैं छोटी मोटी गलती कर देता हूँ। झारखंड कब बना, उत्तराखंड कब बना, यहाँ मैं गलती कर देता हूँ। इसके अलावा भारतीय संविधान से संबंधित केंद्र राज्य संबंध में मेरे छोटी मोटी कभी गलती हो जाती है। तो आप पंचायती राज से संबंधित कोई जो सवाल है बिल्कुल वहाँ मेरी इतनी पकड़ अच्छी नहीं है। तो आप अपने जो कमज़ोर पॉइंट है ना वहाँ आप पहचानो कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप तैयारी कीजिए। अभी तक जो बताया उसका वापस सारांश बताऊं तो ये है कि देखो सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकना है और वैकल्पिक विषय के लिए अच्छा समय दो। 70% जो समय है वो वैकल्पिक विषय को दो, 30% का जो समय है वो राजस्थान जीके को दो। और राजस्थान जीके के अंदर भी जो 10 सवाल जैसे करंट के पूछे जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने पूछे जाएंगे, आप देखना, तो उसमें जो सवाल है ना उसमें अधिक से अधिक करने की तय करो, क्योंकि उसका दायरा फिक्स है, 1 साल या 1.25 साल है। तो कितनी तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हुई तो भी बहुत लिमिटेशन है, बजट आया तो बजट की जो बातों में जो सारांश है वो भी बहुत लिमिटेशन है, आर्थिक समीक्षा के जो 40-50 तथ्य हैं वो भी लिमिटेशन है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण स्थल, कोई प्रमुख पुस्तक आई, तो 1.25 साल की जो अवधि है उसमें जो 1000-1500 तथ्य बनते हैं, बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं बनते। जैसे पुरस्कार हो गए तो पुरस्कार कितने हैं, छोटे मोटे पुरस्कार तो कोई पूछेंगे नहीं मेरे को, पुरस्कार क्या पूछेंगे, केंद्रीय साहित्य अकादमी का कोई पुरस्कार मिल गया, मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा कोई पुरस्कार मिल गया, राजस्थान के किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिल गया, या राजस्थान के किसी जिलाधीश महोदय को कोई अवार्ड मिल गया, या पद्मश्री से संबंधित है, या कोई बहुत बड़ा अवार्ड या बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट राजस्थान के किसी व्यक्ति ने किया है, तो उससे संबंधित चीज़ें पूछी जाएगी। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए करंट पे अच्छा फोकस कीजिए। राजस्थान जीके पे कोशिश ये करो इस अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो सब्जेक्ट के अंदर छोटी मोटी किंतु परंतु भी हो जाए तो थोड़ी सी चल सकती है, बाकी सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं करना। लेकिन मेरा कहने का मतलब सब्जेक्ट वाले तर्कस को तो मजबूत करना ही है, लेकिन साथ में इसको भी ढीला नहीं छोड़ना है। राजस्थान जीके का जो प्रश्न पत्र है इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सिलेबस पे फोकस कीजिए, पिछले सालों के जो पेपर है उन पे जरूर देखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर सिर्फ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चर एग्जाम के नहीं, आप स्कूल लेक्चर में जो आए हैं अभी तक उनको भी देखो। आप यूपीएमपी के एग्जाम में कॉलेज लेक्चर के अंदर क्या है, तो आप रोज तय कर लीजिए, शाम को सोते समय एक जो पेपर है वो रोज मेरे को सॉल्व करना है। तो कभी आईएएस वाला देख लीजिए, आपको लगेगा आईएएस का जो पेपर थोड़ा सा टफ नेचर का है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए गो थ्रू से, आपको पता तो लगेगा। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ आप मान के चलो, आप कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में कुछ लोग कहते हैं साहब बहुत टफ पूछते हैं, आईएएस में अलग पूछते हैं। तो टफ क्या होता है भाई, अर्थशास्त्र है, उसमें कितने अधिकरण है, अर्थशास्त्र में कितने भाग है, आते हैं तो ईजी है, नहीं तो टफ है ना। जैसे मान लो आपसे पूछे कि साहब कांग्रेस के कौन से ऐसे व्यक्ति थे, है ना, जिनका साल्ट सिटी सांभर से संबंध है,
तो जैसे मान लो ए और ह्यूम है, उनका संबंध है, अगर ये चीज़ आ रही है आपको तो बहुत ईजी है आपके लिए। नहीं तो कहोगे पता नहीं यार आईएएस में ऐसे टफ पूछते हैं, ऐसे कॉलेज लेक्चर में पूछ लिए। तो इस दायरे से बाहर निकलिए भाई, सवाल कुछ टफ नहीं होता, कुछ ईजी नहीं होता। आप कॉलेज लेक्चर बनने जा रहे हो और आप ये को आईएएस के एग्जाम के अंदर पूछ ले, तो आईएएस कोई इससे बड़ी है क्या? कॉलेज लेक्चर एग्जाम जैसे वो एग्जाम है, स्त्री एग्जाम है दोनों। तो ये सवाल टफ है, ये ईजी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको पता है कि पेपर में क्या तो ईजी क्या टफ है। अगर कोई चीज़ है, संगमकालीन शब्दावली पूछी कोई आपको आ रही है तो आपके लिए ईजी है। कोई महत्वपूर्ण पत्रिका पूछी आपको आ रही है तो ईजी है, जिसको नहीं आ रही है उसके लिए पेपर टफ है। तो इस कैटेगरी में मत पढ़िए। आपको तो जो सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और कैसे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए? जैसे अभी आपसे पूछे कि हाँ जी मौर्य काल के बारे में बताओ, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ, तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में बिना किसी किताब के आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उसका रिवीजन कर लिया। अब रात को जैसे आप खाली बैठे हो तो उस समय आप सोचो कि यार मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या पढ़ा था हमने? केंद्रीकृत व्यवस्था थी, है ना, बहुत ही मजबूत नौकरशाही थी। और मौर्य काल के अंदर जो नौकरशाही थी उनको तीर्थ कहा करते थे। 18 जो प्रमुख तीर्थ है ना, और 18 प्रमुख तीर्थ कौन कौन से है? जैसा मंत्री है, युवराज है, प्रतिष्ठा है, व्यवहारिक है, क्रमांतिक है, आठविक है, इस तरीके से 18 जो अधिकारी है। और 48,000 पण उस समय उनको मिलता था। ऐसी मजबूत नौकरशाही थी, है ना। फिर जो मौर्य काल की जो नौकरशाही है उस पर किसने मान लो स्टडी की थी? जैसा अल्टेकर, मेरे को तो याद नहीं है, लंबा टाइम हो गया, तो किसने स्टडी की? अब ये चीज़ आ गई है तो कुछ भी पूछो, कोई ऐसा सवाल है आप गलत करेंगे नहीं। तो जो सिलेबस है उस पर आप एक एक पॉइंट, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हो, आप अभी क्लास ले रहे हो, आप अभी क्लास ले रहे हो, अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, स्टूडेंट को आपको पढ़ाना, तो आप कैसे पढ़ाओगे, है ना। तो फिर इस तरीके से पढ़ो कि किताब की जरूरत ही नहीं रहे, है ना। और अभी से एक एक शब्द, जो पाठ्यक्रम का एक एक शब्द है वो हृदयंगम कर लो। हृदयंगम कैसे होगा? हृदयंगम ये होगा कि साहब आपसे पूछे कि भारत में सार्वजनिक जो वित्त है उस पर संसद कैसे नियंत्रण करती है? तो इतिहास की पृष्ठभूमि से क्या वेलबी आयोग के समक्ष साहब गोपाल कृष्ण गोखले प्रस्तुत हुआ था। इसके अलावा 1919 के अंदर 1859 के अंदर जेम्स विल्सन थे, बजट की बात हुई थी, जेम्स विल्सन को बजट का फादर माना जाता है। उसके बाद में 1919 के अधिनियम की बात कर दो, 1919 के अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उसकी व्यवस्था की गई। बाद में 1923 में लोकलेखा समिति की स्थापना कर दी गई थी। इसके अलावा आज़ादी के बाद की बात करें तो सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण के लिए 3 कमेटियां बनी हुई है। 3 कमेटियां कौन सी है साहब? लोकलेखा समिति 1923 के अंदर बनी, 1923 के अंदर बनी। और इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं कि साहब 15 और 7 22 सदस्य होते हैं। काम क्या करती है कि काम साहब ये देखती है कि संसद के द्वारा कार्यपालिका को खर्च करने के लिए जिस मद में अनुमति दी उस तरीके से पैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसके साथ में अटैच है, फ्रेंड गाइड और फिलोसफर कहा जाता है। और ये जो कमेटी है इसका अध्यक्ष विपक्ष की तरफ से होता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कार्य है उनको 1976 के अंतर्गत अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है तो साथ करते थे। अब बाद में 1976 के अंदर प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उसको अकाउंटिंग संबंधी कामों से अलग कर दिया गया। अब सिर्फ वो ऑडिटिंग संबंधी काम देखते हैं। ठीक है, बात खत्म। अनुमान समिति साहब 30 सदस्य होते हैं तो और सारे के सारे लोकसभा से संबंधित होते हैं। और अनुमान कमेटी बजट के अंदर अच्छे तरीके से अनुमान कैसे पेश किए जाए ये देखती है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, 15 7 22 सदस्य होते हैं। और जो सार्वजनिक उपक्रम है वो कैसे काम कर रहे हैं इफिशिएंसी के साथ में, इफेक्टिवनेस। अब ये जो चीज़ आपको आ गई, कुछ भी पूछो ना। और वर्तमान के अंदर जो अनुमान समिति है उसका अध्यक्ष ये है, लोकलेखा समिति का ये है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का ये है। और राजस्थान के अंदर लोक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष है वो गुलाब चंद जी कटारिया है। और जो उपक्रम समिति है उसके हेमाराम जी चौधरी साहब है। बस इस तरीके से आ गया, बात खत्म बिल्कुल। तो आप, मेरे कहने का मतलब है तैयारी इस तरीके से कीजिए कि महाभारत में एक यक्ष प्रश्न है जिसमें वो कहते हैं, युधिष्ठिर से सवाल पूछते हैं यक्ष, तो कहते हैं संसार के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पता है उसकी जो मृत्यु है निश्चित है, फिर भी उसका व्यवहार इस तरीके का है कि उसको खुद को तो अजर और अमर होना है और मरना तो दुनिया को है। तो ये जो सोच है ये आप बदल लो कि भाई एग्जाम है, ठीक है, देकर के आ जाएंगे, नहीं, ये सोच नहीं बिल्कुल। पेपर का क्या है, पेपर का क्या है, ठीक है, देकर के आ जाएंगे बिल्कुल। और हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत है, तो गफलत के अंदर मत रहना बिल्कुल। जब भी तैयारी करो और ये मत सोचना कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है
और मैं तो नेट जेआरएफ क्लियर हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, तो किसी भी जो छोटी तरीके की गफलती, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रखें, आपा भी ना खोए, और मजबूत अच्छे तरीके से निष्काम कर्म योद्धा बन करके आप अपनी तैयारी कीजिए। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कॉलेज लेक्चर की तैयारी कैसे करें बहुत से वीडियो बना रखें, 4-5 वीडियो बना रखें, और आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।